नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी एग्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 5 जून 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो भारत के लिए जो आईटी इंडस्ट्री ने कर दिखाया है वही चीज़ हेल्थ केयर सेक्टर भी कर सकता है। कैसे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, ऑटो इंडस्ट्री, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को ये बता दिया है कि अब आप कोई भी नई स्कीम इस साल लॉन्च नहीं करेंगे। क्यों, उसको भी समझेंगे। एपीआई प्रोडक्शन का भारत का प्लान क्या है, और लास्ट में जीएसटी कॉम्पनसेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। ध्यान रखिए कि 10 जून 2020 तक एक ऑफर भी है। ईएमआई का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसको शेयर करेंगे तभी ये सीरीज़ जो है वो एक्सपांड हो पाएगी, ग्रो कर पाएगी, सस्टेन कर पाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको रेगुलर बेसिस पर शेयर करें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, एंड हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। एज वी ऑल नो, हेल्थ आज एक बहुत ही यू कैन से एक टॉक ऑफ द टाउन जिसको हम कहते हैं, राइट। एक फोकस में आ चुका है हेल्थ केयर सेक्टर बिकॉज ऑफ कोर्स कोविड-19। हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी प्रायोरिटी दे रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स इसको प्रायोरिटी दे रही है, और इंडिविजुअल्स सिटीजन्स जो हैं हम भी हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे देश में इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जब हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि स्पेन में, इटली में, फिर जो यूएसए, यूके एक्सेट्रा, ये सारे देशों में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस को देखते हैं, फिर वहाँ की हॉस्पिटल्स को देखते हैं, जो वार्ड्स हैं उसको देखते हैं, तब हमें एक चीज़ हम सब के दिमाग में आई बिलीव एक प्रश्न प्रश्न हमारे मन में आता है कि ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हमारे देश में कब होगी, इज़न्ट इट। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। आईटी सेक्टर के बारे में हम सब जानते हैं, भारत की एक इमेज बन चुका है आईटी सेक्टर। जब हम इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो एक ख़ास वीज़ा है जिसका नाम लिया जाता है। तो बताइए वो जो वीज़ा है उसका नाम क्या है। बहुत ही सिंपल, आसान सा सवाल है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। तो भारत से हर साल और एक लंबे टाइम से आईटी सेक्टर के जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में ट्रैवलिंग किया है, वो माइग्रेट हुए हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हमारे आईटी सेक्टर के लोग जो हैं वो काम करते हैं। तो वहाँ से रेमिटेंस भी आता है। इसके अलावा आप देखिए कि टेक्नोलॉजी में, आई थिंक कल हम बात कर रहे थे कि जो लैंडलाइन है उसमें भारत इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। लैंडलाइन हमारे देश के लिए सक्सेस नहीं था, लेकिन मोबाइल जो है वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। जब मोबाइल फ़ोन्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की, ये मोबाइल फ़ोन्स का मतलब फिजिकल डिवाइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इकोसिस्टम। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी को जब भारत में इंट्रोड्यूस करने की जब बात चल रही थी तो दुनिया की बहुत सारी कंपनीज और यहाँ के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना ये था कि हमारे देश में इतने सारे लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो हैं वो कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन आज देखिए, एक जो किसान जो है, आई एम नॉट सेइंग कि किसान अनपढ़ हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि हमारे किसानों की सिचुएशन आप जानते हैं कि गरीब है। तो किसान की बात करें या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके हाथों में भी आप स्मार्टफोन्स देखेंगे, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली बनाई गई हैं। तो आईटी सेक्टर ने जिस प्रकार से हमारे देश में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया, आईटी सेक्टर ने जिस प्रकार से जॉब्स जनरेट किए, हमारी जीडीपी में जो आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर भी कर सकता है। किरण मजुमदार सौ एक बायोटेक एंटरप्रेन्योर हैं, और इनका कहना यह है कि अगर हम टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड करें
टैक्स हॉलिडे का मतलब यह है कि टैक्स में अगर राहत प्रोवाइड करें हेल्थ केयर सेक्टर को तो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं। और कैपिटल की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, लेबर की बात करें तो अलग अलग एंट्री पॉइंट्स हैं और अलग अलग लेवल पर हम जॉब्स जनरेट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रकार का पिरामिड है, कितनी सारी हॉस्पिटल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स जब आप क्रिएट करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी। फिर हॉस्पिटल्स ऐसे ही नहीं चलेगी, हॉस्पिटल्स के लिए जो आपको मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए तो उन सारे इक्विपमेंट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इतनी सारी हॉस्पिटल्स जब जनरेट होगी तो डिमांड जनरेट होगी, तो बाहर से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं तो फिर एक टाइम आएगा कि लगेगा कि बाहर से इंपोर्ट करने से अच्छा है कि हमारे देश में ही ये सारे इक्विपमेंट्स हम प्रोड्यूस करें। तो फैक्ट्रीज नहीं लगेगी तो नई जॉब्स जनरेट होगी। फिर फार्मास्यूटिकल्स, भारत ऑलरेडी दवाई बनाने में बहुत आगे हैं। दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है भारत को। एक नए लेवल पर हम इसको ले जा सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर्स जनरेट कर सकते हैं हम, डॉक्टर्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सर्विस, जिस प्रकार से आईटी प्रोफेशनल्स ने सर्विस दी है इसी प्रकार से हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस जो हैं वो भी दुनिया के हर एक हॉस्पिटल्स में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको देखने को मिलेंगे। और भारत का ये पोटेंशियल है। बायोमेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितनी हाई स्किल्ड जॉब्स जनरेट होगी, नई पैटर्न्स हमारे नाम पर होगी, इसलिए तो नई दवाइयाँ बनेगी, नई सिस्टम्स डेवलप होगी। डायग्नोस्टिक्स, तो कितनी सारी लैब्स की आवश्यकता होगी। अगेन कंस्ट्रक्शन, अगेन उनके इक्विपमेंट्स, अगेन स्किल्ड सेमी स्किल्ड जॉब्स जनरेट होगी। ग्रास रूट हेल्थ वर्कर्स, हॉस्पिटल्स को क्लीन करने का स्टाफ, हॉस्पिटल्स को क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करने का स्टाफ, केमिकल्स सप्लाई करने का स्टाफ, कितनी सारी जॉब्स जनरेट हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर एक्सपांड होगा, ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। टेलीमेडिसिन, आईटी सेक्टर और हेल्थ केयर के बीच में एक एंगेजमेंट या फिर मैरिज आप कह सकते हैं। और मेडिकल टूरिज्म, बाहर का पैसा जो है वो भारत में आएगा, आता रहता है लेकिन एक और नए लेवल पर हम ले जा सकते हैं। तो आई होप एक विजन क्रिएट हुआ होगा आपके दिमाग में, आपके मन में कि ये पोटेंशियल है हेल्थ केयर सेक्टर का। सिर्फ छोटे छोटे क्लिनिक्स हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स दे आर पार्ट ऑफ दिस होल इकोसिस्टम, लेकिन छोटे क्लिनिक्स से लेकर बड़े स्पेशल जो हम कहते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये हमें हर एक लेवल पर क्रिएट करने होंगे। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ इसकी शुरुआत होगी, मास में अगर चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा तो सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो भी ड्रॉप हो जाएगी और चीज़ें जो हैं वो अफोर्डेबल हो जाएगी। तो भारत में एक नई क्रांति आ सकती हैं, राइट। फिर ये जो कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस ने एक चीज़ अच्छी की है, अच्छी ये है कि हमें हमारा पोटेंशियल, हमें हमारी जो शक्ति है उसका एहसास हुआ है। बहुत ही कम टाइम में आपने देखा कितनी सारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो R&D में लग गई। पीसीआर टेस्टिंग किट्स, वैक्सीन्स, ड्रग्स, वेंटिलेटर्स, जीनोम सीक्वेंसिंग, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट्स जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कुछ टाइम पहले ही मैं बात कर रहा था कि फरवरी तक, मार्च तक हम चीज़ों को इंपोर्ट करते थे। ज़्यादातर ये सारी चीज़ों को, ये जो मास्क हैं, पीपीईज हैं, इनको इंपोर्ट करते थे। आज हमारे देश में लगभग 1 लाख जितनी पीपीई किट्स जो हैं वो हम बनाते हैं। तो ये एक हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एनर्जीज हैं उसको अनलीश करने का काम किया है। आज भी दुखद बात यह है कि भारत सिर्फ अपनी जीडीपी का 1% जितना ही हेल्थ केयर सेक्टर के पीछे इन्वेस्ट करता है। हमारे देश में 1,000 लोगों के बीच में सिर्फ हैं 0.7 बेड। मिडिल इनकम दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसमें 2.4 बेड्स एटलीस्ट होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में 35 बेड्स जितने हैं। बहुत सारे हमारे जो एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें, ये जो गैप्स है, वैक्यूम है, इसको भी फुलफ़िल करना होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि लाखों करोड़ों जॉब्स जो हैं वो इसी सेक्टर में जनरेट हो सकती हैं। और एपीआई में भी हमें आगे बढ़ना है। एपीआई को लेकर आज एक न्यूज़ आइटम भी हैं तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। मूविंग ऑन टू ऑटो इंडस्ट्री। डियर फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। इससे पहले की हमारी डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि अप्रैल एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में अपने आप में एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही ख़राब महीना है अप्रैल 2020, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी कार, एक भी मोटरसाइकिल, एक भी ट्रक आपने नहीं बेचा है, राइट। दिस इज़ अ वेरी, यू कैन से, चैलेंजिंग टाइम फॉर ऑटो इंडस्ट्री।
ऑटो इंडस्ट्री का एस्टिमेशन ये है कि रेवेन्यू में 20% जितना ड्रॉप, यानी कि 75,000 करोड़ रुपीस या फिर $10 बिलियन का ड्रॉप होगा रेवेन्यू में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 40%, यानी कि 15,000 करोड़ रुपीस जितना जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका 40% इनका ड्रॉप देखने को मिलेगा। फैक्ट्रीज जो हैं वो लो यूटिलाइजेशन लेवल के ऊपर काम कर रही है, यानी कि बहुत ही मिनिमम लेवल के ऊपर काम कर रही है। ऑटोमेकर जो है उनका कहना यह है कि मार्जिन कंप्रेशन 2 से 5%, जो भी उनका मार्जिन है तो उसमें 2 से 5% जितना ड्रॉप उनको देखने को मिल सकता है। क्रिसिल का कहना यह है कि पैसेंजर कार मेकर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में 45% जितना ड्रॉप, कॉमर्शियल व्हीकल्स में 39% और टू व्हीलर्स में लगभग 50% जितना ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ऑटो सेक्टर, आप किसी भी एक मोटरसाइकिल को देखिए, उसमें लेदर का भी उपयोग होता है, रबर का भी उपयोग होता है, प्लास्टिक का उपयोग होता है, स्टील, आयरन, कितनी सारी अलग अलग चीज़ें, डिजिटल सर्विसेज का भी उपयोग होता है। तो कितनी सारी इंडस्ट्री जो है वो एक मोटरसाइकिल को बनाने के लिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो है ऑटोमोबाइल के सेल्स के साथ साथ ड्रॉप होगी। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका ब्रेक इवन लेवल तक ही वो पहुंच पाएंगे। ब्रेक इवन यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस का जो पॉइंट होता है वहाँ तक वो उस पेरीफेरी में हमें देखने को मिलेंगे। कुछ कंपनीज जो हैं उनको पैसे भी बोरो करने पड़ सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जब वो पैसे बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करेंगे तो उनका प्रॉफिट जो है वो डाउन होगा। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कॉस्ट रिडक्शन के लिए लोगों को भी निकाल सकती हैं, तो जॉब्स भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की छूट जाएगी। तो काफ़ी दुखद सिचुएशन है ऑटो सेक्टर की। फिर बात करें नो न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी मिनिस्ट्रीज़ को और सभी डिपार्टमेंट्स को क्लियरली बता दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में आप कोई भी नई स्कीम्स जो हैं उसको लॉन्च नहीं करेंगे। एक चीज़ है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो ये दोनों स्कीम्स जो हैं, मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों स्कीम्स में यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि ये दोनों स्कीम्स जैसे चल रही है वैसे चलेगी, इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं किया जाएगा। लेकिन नई स्कीम्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं हो पाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये क्लियरली बता दिया है सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को। दिस इज़ टू कोप विथ स्पेंडिंग नीड्स। जो हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है, तो इस लॉकडाउन की वजह से एक तो प्रोडक्शन, अभी ऑटो इंडस्ट्री के बारे में हमने देखा, तो जॉब्स लॉस होगी, इनकम में ड्रॉप होगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी उतना कम मिलेगा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है उसमें ड्रॉप हुआ है, इकोनॉमी जो है वो बॉटम तक पहुंच गई है। तो ऐसी सारी सिचुएशन में नई स्कीम्स जो हैं उसको लॉन्च नहीं किया जा सकता। जितने भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उसको बहुत ही सोच समझकर, प्रूडेंट तरीके से, प्रूडेंट यानी कि बहुत ही सोच समझकर, रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ आपको जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, तो उनके स्पेंडिंग को 15 से 20% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद का जो बोरोइंग का टारगेट था वो 7.8 लाख करोड़ रुपीस का था, तो इसको इंक्रीज करके 12 लाख करोड़ रुपीस कर दिया है। अगेन जो कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि जब आप पैसे बोरो करते हैं तब आपको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने का मतलब ये है कि जो भी आपका प्रॉफिट है वो डाउन हो जाएगा। सरकार प्रॉफिट नहीं करती है, लेकिन सरकार का जो रेवेन्यू होता है उसमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने एक प्रकार से लोन ली हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के सामने हैं। और फिस्कल डेफिसिट की भी अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 3.8%, ये भी 4.6% तक पहुंच गया है। तो ऐसी सिचुएशन है सरकार के फाइनेंसेस की। मूविंग ऑन टू एपीआई प्रोडक्शन प्लान, आपकी स्क्रीन के ऊपर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनका नाम है मनसुख मांडविया। और एपीआई के बारे में बात करें तो एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई जो हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी दवाई को बनाने के लिए। जो एक असरकारक काम जो होता है किसी दवाई का, वो एपीआई से होता है। तो एपीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दवाई के प्रोडक्शन में। नाउ द थिंग इज,
कि भारत जो है अभी 70%, इससे पहले की हमारे डिस्कशन में भी हमने देखा था, कुछ टाइम पहले की बात है, भारत हर साल 3.5 बिलियन डॉलर वर्थ की जो एपीआई हैं वो चाइना से इंपोर्ट करता है। हमारी जो टोटल एपीआई है उसका 70% जितना जो है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद इटली, उसके बाद यूएसए, तो ये सारे देश हैं। तो ये सारे देशों के बारे में हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर एक सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ था, लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अब भारत ने ये तय किया है कि फ्यूचर में हम अपने आप को इस प्रकार से डिपेंडेंट नहीं देख सकते। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि एपीआई जो हैं उसका प्रोडक्शन हम हमारे देश में ही करें, राइट, खुद यहाँ पर ही हम इसको पैदा करें। तो अब सरकार एक नया प्लान लेकर आई है 15 दिनों में। इसके साथ जुड़े हुए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो फ्रेमवर्क हैं, उसको गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी ताकि भारत में हम एपीआई को प्रोड्यूस करें। और मनसुख मांडविया साहब का कहना यह है कि 8 जितनी बड़ी कंपनीज जो हैं वो तैयार हैं भारत में एपीआई को प्रोड्यूस करने। ये फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो भारत में एपीआई का प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसको लेकर कुछ खास प्रकार का इंसेंटिव दिया जाएगा उनको, कुछ ऐसी स्कीम्स या फिर आप कह सकते हैं ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो यहाँ पर एपीआई को प्रोड्यूस करने के लिए अट्रैक्ट हों। एक और चीज़ है कि स्ट्रेटेजिकली भी अगर सोचें, समझिए कि अगर किसी देश के साथ, लेट्स से जस्ट इमेजिन कि चाइना के साथ हमारा कोई इश्यू चल रहा है और उस टाइम पर चाइना अगर हमें ये एपीआई, अगर हम उनसे 70% जितना एपीआई इंपोर्ट करते हैं और फिर एपीआई को यहाँ पर सेंड करने से, सप्लाई करने से चाइना अगर मना कर दे तो फिर हमारी सिचुएशन कैसी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि एपीआई को हम यहाँ पर ही प्रोड्यूस करें और यहाँ पर जॉब्स जनरेट होगी। और जो हमने एक हेल्थ केयर सेक्टर का जो एक टॉपिक डिस्कस किया उसके साथ भी आप इसको जोड़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू जीएसटी कॉम्पनसेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 36,400 करोड़ रुपीस स्टेट्स को जीएसटी टैक्स कॉम्पनसेशन के तौर पर दिसंबर फरवरी का जो पीरियड है इसका जो टैक्स कॉम्पनसेशन है 36,400 करोड़ रुपीस ये स्टेट्स को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी ए बिग हेल्प। स्टेट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे के बारे में हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो ऐसे टाइम पर ये 36,400 करोड़ रुपीस ऑफ कोर्स ये सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन ये पैसे जो हैं वो स्टेट्स को बहुत काम आ सकते हैं। और एक मीटिंग भी होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, नेक्स्ट वीक में होगी ये मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। तो उससे पहले इस पैसे को रिलीज़ करना जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो फार अगर हम देखें 2019-20 की बात करें तो टोटल सरकार ने 1 लाख से भी 1.5 लाख यानी कि 1.51 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है वो इतना ट्रांसफ़र कर दिया है सरकार ने, और मार्च का इंस्टॉलमेंट जो है वो पेंडिंग है। तो आई थिंक ये जो मीटिंग होगी ये जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी, तो इस मीटिंग में जो स्टेट्स हैं वो बाकी का जो पैसा है उसकी भी डिमांड सरकार के सामने रखेंगे। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Thank you very much for supporting this series. इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैंने जो आपको एक प्रश्न पूछा है उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर कीजिएगा। Thank you very much. God bless you all. जय हिंद।